हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं के दीपांकर आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हौसलों की बुनियाद पर टिकी है जीत तेरी, हौसलों की बुनियाद पर टिकी है जीत तेरी, तेरे कदम थमते क्यों हैं यूँ लड़खड़ाहट से तेरी लड़खड़ाहट तू नहीं, ये तो अंदर की डर है तेरी, ये तो अंदर की डर है तेरी, हौसलों की बुनियाद पर टिकी है जीत तेरी। जी हाँ दोस्तों, आपकी अपनी ताकत, आपका हौसला, आपके दिल दिमाग की मजबूती है। किसी भी जंग को जीतने के लिए इंसान के पास दिल और दिमाग में ताकत होनी चाहिए, अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। मैं आप लोग के बीच आज अपने कुछ एकेडमिक वीडियोस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यह वीडियो मुख्यतः उन विद्यार्थियों के लिए, उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जो बच्चे खासकर संघ और राज्य सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं। यह उनके लिए समर्पित है। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण का स्वरूप कैसा था। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या कारण था जिस वजह से विदेशियों का हमारे देश पे आक्रमण हुआ। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिस वजह से उनका आक्रमण सफल रहा और हम कहीं ना कहीं उस जंग में हारे। आगे की बात करें तो आखिर उन आक्रमण का क्या प्रभाव हमारे देश पे पड़ा, हमारे देशवासियों पे क्या प्रभाव पड़ा, या हमारे सभ्यता, संस्कृति या कल्चर को किस तरह प्रभावित किया, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो कितना महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, मैं नहीं बता सकता। ये आप खुद तय करेंगे। जब इस वीडियो को आप पूरी तरह एक बार देखते हैं तो देखने के बाद आप खुद तय करेंगे कि वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुए, कैसे हुए, किस परिस्थितियों में हुआ। इसमें सबसे पहले हम देखें तो विदेशियों के आक्रमण का जो महत्वपूर्ण कारण की बात की जाए तो कारणों में हमें देखने को मिलेगा कि उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ की संपदा को लूटना। यहाँ की जो अपार संपदा थी, संपदा को लूटना उनका उद्देश्य था। साथ ही साथ हम उनके उद्देश्यों की बात करें तो पता चलेगा कि उनमें एक साम्राज्यवादी भावना का होना, साथ ही साथ हमें देखना पड़े तो कुछ हद तक धर्म के प्रचार की बातें भी की जा सकती है। धर्म के प्रचार प्रसार की बातें भी की जाती हैं। ये मुख्यतः 3 ऐसे कारण थे जिनके वजह से उनका आक्रमण हमारे देश पे हुआ। इसके बाद की बात करें उस समय की वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी थी हमारे देश की, तो इसमें देखा जाए तो हमें पता है या आप सब जानते होंगे कि ये जो वक्त था लगभग 600 BC के आसपास, जहाँ पे महाजन पद काल का प्रारंभ होता है। महाजन पद सब जानते हैं कि 16 महाजन पदों में पूरा भारत डिस्ट्रीब्यूट था, बटा हुआ था, और उन सब में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने एकीकरण की नीति अपनाई और समाजवादी नीति के तहत अपने आसपास के सभी राज्यों को एक साथ मिलाने का काम किया। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से, खासकर जैसे हम बातें करें गांधार, कंबोज, कौशाम, कंबोज, मद्र, ऐसे क्षेत्र थे जो इस एकीकरण से काफ़ी दूर थे। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। तो इस आक्रमण की सीरीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे देश पे जो आक्रमण हुआ वह आक्रमण था ईरानी का आक्रमण, ईरान का आक्रमण। हम इसकी चर्चा करेंगे। ईरान की आक्रमण की बात की जाए तो हमारे देश पे ईरानियों का आक्रमण 516 BC में हुआ था। बात की जाए तो ईरान में एक वंश था जिसका नाम था हखमनी वंश। हखमनी वंश के शासकों के द्वारा हमारे देश पर 1516 BC में आक्रमण किया गया। आप यदि देखें तो ये जो वंश था
हखमनी वंश। जहाँ मुख्तर पे राजा की बात की जाए तो आपको मिलेंगे डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसने हमारे देश पे सबसे पहले आक्रमण किया। आक्रमण की मुख्य वजह यहाँ की संपदा को लूटना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश चाय, हमारा देश मसाले, कपड़े और खनिजों का निर्यात करता था। यह आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पूरे विश्व की तुलना में, विश्व के क्षितिज पर देखा जाए तो हमारे कंट्री में सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ। कपास की खेती को सिंडन कहा जाता था। तो हम अपने यहाँ सूती कपड़े का निर्यात दूसरे देशों को, दूसरी सभ्यता के लोगों को किया करते थे, और उसके बदले में हमारे पास याकूत खजाना हमारे कंट्री में आया करता था। दूसरी बात यदि की जाए, आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता की ही बात करें तो हमारे यहाँ की जो कृषि थी वह कृषि अधिशेष रूप में यहाँ का उत्पादन था, यानी सरप्लस था। परिणामतः हम अनाजों का भी निर्यात दूसरे देशों में किया करते थे, जिससे हमें विदेशी मुद्रा के तौर पे विभिन्न प्रकार के रत्न वगैरह हमें मिला करते थे। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि भारत रत्नों का एक खान सा बन चुका था, जिसे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और उसी कड़ी में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। यह खबर अलग अलग देशों में बात पहुंचती है, जिसके कारण भारत को लूटने का मंसूबा लेकर हमारे यहाँ विदेशियों ने आक्रमण किया। बात यदि की जाए ईरान की आक्रमण के परिणाम स्वरूप मुख्य तौर पे देखा जाए तो सिंध, खासकर सिंध प्रांत को इन्होंने अपने अंतर्गत करने का काम किया। सिंध की बात की जाए तो पता चलेगा कि सिंध को उन्होंने जीतकर बिश्वा प्रांत बनाने का काम किया। बिश्वा प्रांत या प्रांत के जगह पे आप क्षत्रप शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, मतलब क्षत्रप या प्रांत का निर्माण किया गया। इसके बाद की कड़ी में देखा जाए तो मुख्य तौर पे लगभग भारत और ईरान का संबंध या ईरानियों का प्रभाव हमारे देश पे लगभग 200 वर्षों तक देखने को मिलता है। यह सिलसिला उस वक्त टूटता है जब ईरान की सेना मजबूत हो जाती है और ईरान में सिकंदर जैसे महान व्यक्तित्व का उद्भव होता है, जिसके द्वारा ईरानियों के वजूद को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में हमें यह देखने को मिलता है कि जब ईरानियों का हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के दौरान हमने हमारे देश पे जो प्रभाव पड़ा उसमें महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने नज़र आती है, जिसमें सबसे खास था हमने ईरान से एक नई लिपि को अपनाया जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता था। खरोष्टी लिपि एक ऐसी लिपि थी जिसे दाहिने से बाएं की तरफ प्रयोग करके लिखा जाता था। इसके बाद की चर्चा की जाए तो ईरान की सभ्यता ने हमें अभिलेख लिखना या अशोक के स्मारक बनाने का मतलब कला को जन्म देने का काम किया। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने राज्य आज्ञाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया था। ये ईरानी के द्वारा ग्रहण किया गया एक पद्धति थी। साथ ही हम बात करें ईरानियों के द्वारा हमारे देश के लिए यानी सिंधु वासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्द आगे चल के हमें अरबों के द्वारा भी प्रेरित माना जाता है। तो यह हमारा ईरानियों का आक्रमण था जो 516 BC में डेरियस के द्वारा किया गया, जो सफल आक्रमण था और सिंध के प्रांतों को जीतकर विश्व प्रांत के रूप में इसे राज्य बनाया गया, प्रांत बनाया गया ईरानियों के द्वारा। इसके बाद की हम चर्चा करें तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे कंट्री पर दूसरा जो सफल आक्रमण रहा वह मुख्य तौर पे यूनानियों का रहा। हम सेकंड आक्रमण में देखें तो मुख्य तौर पे देखने को मिलेगा कि हमारे कंट्री पे ईरान के बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ। यूनान के आक्रमण की यदि बात की जाए तो हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हमारे कंट्री पे हुआ। इसे हम सिकंदर का आक्रमण कह सकते हैं।
सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंड्रिया था। सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो जंग लड़ी गई, उस जंग का नाम वितत्सा का युद्ध, वितत्सा का युद्ध या झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध कहा जाता है। और इसी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है दोस्तों, हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है, स्पिस का युद्ध कहा जाता है। क्योंकि यह युद्ध भारत की प्राचीन नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम थी, उसके तट पे लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम वितत्सा का युद्ध रखा गया। यह जंग मुख्यतः सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पोरस मुख्यतः सिंध प्रांत का राजा था, पोरस मुख्यतः सिंध प्रांत का राजा था। और सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर मकदुनिया का रहने वाला था, मकदुनिया का रहने वाला था, जहाँ इसका जन्म 356 बीसी में हुआ। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई वह बेबीलोन में, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 बीसी में। आप यूँ कह सकते हैं कि सिकंदर 32 साल की उम्र में दुनिया से विदा लेता है। 20 साल की उम्र में सिकंदर मकदुनिया का शासक बनता है। यदि बात की जाए सिकंदर की पिता की, सिकंदर का पिता फिलिप था। और यदि बात उसके गुरु की जाए तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक सीरीज़ कि सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था, जबकि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो सुकरात का शिष्य था, जो एक महान दार्शनिक थे। आगे की कहानी में हम देखें तो पता चलता है कि सिकंदर मुख्य तौर पे 326 ईस्वी में, 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। उसका सामना पोरस के साथ होता है। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिकंदर पोरस की बहादुरी से बड़ा खुश होता है और उसे उसके जीते हुए राज्य को वापस कर देता है। साथ ही साथ उसे एक अपना अच्छा मित्र मानते हुए कुछ और राज्यों को उपहार स्वरूप देकर चला जाता है। सिकंदर की हम बात करें तो हमें ध्यान ये भी रखना है कि सिकंदर ने मुख्यतः 3 शहरों को बसाने का काम किया, जिसमें उसका पहला शहर सिकंदरिया जो उसके नाम से निर्देशित किया जाता था। दूसरे शहर की बात की जाए तो उसका एक घोड़ा था जिसका नाम था बुक्के फल्ला, जो उसके घोड़े के नाम पे उस शहर का नाम रखा गया था। और तीसरा जो शहर का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, उसे कहा गया निकाया। निकाया मतलब कि सिंध प्रांत के विजय के उपलक्ष्य में विजयनगर के अर्थ में निकाया शहर की स्थापना सिकंदर के द्वारा किया गया था। यदि हम बात सिकंदर की करें तो सिकंदर को अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि सिकंदरिया जो शहर था उसका दूसरा नाम अलेक्जेंड्रिया शहर था। तो ये हमारा था सिकंदर का भारत पे आक्रमण या यूँ कहें कि यूनान का आक्रमण। बात यदि की जाए यूनान के आक्रमण का हमारे देश पे या देशवासियों पे या विदेश में किस तरह का प्रभाव पड़ा, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि इस आक्रमण ने विभिन्न प्रकार के जल मार्ग और साथ में स्थल मार्ग, नवीन मार्गों को प्रशस्त करने का काम किया, जिससे विदेशियों का आना बहुत ही सहज हो गया हमारे कंट्री में। आगे की बात की जाए यदि दोस्तों यूनान से हमने किन चीज़ों को अडॉप्ट किया या क्या किस तरह इसने हमारी सभ्यता संस्कृति को प्रभावित करने का काम किया। यूनान से हमारे देश के लिए एक नया शब्द इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, जो इंडस से इंडिया शब्द बनाए गए यूनानियों की ही देन मानी जाती है।
यदि हम बात करें यूनानियों के द्वारा और हमने क्या प्राप्त किया, तो यहाँ पे एक नई लिपि अरामाइक लिपि, हमने अरामाइक लिपि को भी हमने यूनान से ही एडॉप्ट करने का काम किया। इसके बाद की बात करें, इनका जो आगमन हुआ, मुख्य तौर पे हमें ध्यान देने वाली बात होगी कि मुख्य तौर पे ये इनकी जो आगमन हुए वो हमेशा उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से हुए, या यूँ कह सकते हैं कि खैबर दर्रे के माध्यम से सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ। इस कड़ी के बाद हम देखें तो जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया उस समय मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था और मगध का राजा नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, या दूसरी बात की जाए कि सिकंदर का समकालीन मगध का शासक कौन था, तो दोस्तों याद रखना है घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक और यह सिकंदर का समकालीन था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात और भी हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि सिकंदर की सेना यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देती है, क्योंकि अब तक सेना लगातार जंग लड़ते हुए थक सी गई थी, साथ ही साथ देखा जाए तो बीमार सा पड़ने लगी थी। लेकिन आगे भारत के और आंतरिक भागों में एंट्री नहीं होने के पीछे एक कारण और भी है कि मगध का साम्राज्य जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ तक सिकंदर के आक्रमण करने के लिए सेनाओं को सोचना पड़ा। वजह, क्योंकि मगध के सम्राट घनानंद के पास सिकंदर से भी बहुत बड़ी विशाल बहुत बड़ी सेना थी, जिसका सामना करने के लिए यूनानी सेना तैयार नहीं थी। उसके बाद की बात करें तो सेना थक भी गई थी, लंबे समय अपने घर से बाहर थी, परिणामतः वो आगे की जंग लड़ना नहीं चाहती थी। परिणामतः सिकंदर वहीं से मूव करता है और वापस चला जाता है। तो हमें दोस्तों याद रखना है कि यूनान की हम बात करें तो मुख्य तौर पे यूनान के आक्रमण के परिणाम स्वरूप देश में कई एक प्रकार के जल और स्थल मार्ग का रास्ता सामने निकल कर आता है। इसके बाद की हम बात करें तो इसी कड़ी में हमें नज़र आता है कि सिकंदर के दो महत्वपूर्ण सेनानायक थे, जिसमें एक का नाम हमें ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर और दूसरा जो सेनानायक था उसका नाम था निरियाकस जल सेना का प्रमुख था, जबकि सेल्यूकस निकेटर देखा जाए तो वह थल सेना का महत्वपूर्ण सेनानायक था। इसके बाद की हम बात करें तो अगला जो आक्रमण हमारे देश पे होगा वह पुनः एक बार फिर यूनानियों का ही आक्रमण होगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि मुख्य तौर पे इसके बाद का जो आक्रमण था वह 305 बीसी में भारत पर सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण था। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण था। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण था। सेल्यूकस निकेटर, अभी हमने चर्चा किया कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक सेनानायक था। आप यूँ समझे कि सिकंदर की तरह ही सेल्यूकस निकेटर का भी एक सोच बना कि हम भारत को विजित करना चाहते हैं या भारत को लूटना चाहते हैं। उसने इस मंसूबों के साथ भारत की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। लेकिन इस समय भारत की परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। इस समय पूरा भारत एक सूत्र में बंध चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पूरा भारत का राष्ट्रीयकरण हो चुका था और एक केंद्रीय शक्ति यहाँ पे कार्य कर रही थी, जो अपने आप में काफ़ी ठोस, काफ़ी मजबूत थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 305 ईस्वी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ, इस बार चंद्रगुप्त मौर्य
सेल्यूकस निकेटर को परास्त करता है और उसे विवश करता है एक राजनीतिक संधि करने को। इस राजनीतिक संबंधों की हम बात करें तो मुख्य तौर पे चाणक्य का अहम रोल होगा, जिसके अंतर्गत चाणक्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने पे विवश करता है सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्र मौर्य के साथ किया। यदि हम चंद्र मौर्य की बात करें तो चंद्र मौर्य वह व्यक्ति था जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्र मौर्य। चंद्र मौर्य भारत का मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध है, मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। यह जैन धर्म से संबंधित था। और तो और सबसे खास बात है, चंद्र मौर्य का जो प्रशिक्षक था वह चाणक्य था। चाणक्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम, जिसे राजनीतिक का पिता कहा जाता है। यूँ देखा जाए तो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को गोत्र के नाम से कौटिल्य भी पुकारा जाता था, कौटिल्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे याद रखने के लिए या संस्मरण का सबसे मुख्य जो वजह था, राजनीति के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान था। और इस उल्लेखनीय योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका चाणक्य द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि राजनीति के हर पहलुओं पर प्रकाश डालने का काम करता है। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत थी। साथ ही साथ देखा जाए तो यह 12 अधिकरणों और 180 प्राधिकरणों में विभक्त था। यही यदि बात की जाए सेल्यूकस निकेटर का, तो हमें देखने को मिलेगा कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत चंद्र मौर्य के दरबार में आया, जिसका नाम था मेगास्थनीस। मेगास्थनीस की जो पहचान है उसकी एक पुस्तक इंडिका से है। इंडिका की रचना मेगास्थनीस ने किया था। इस पुस्तक में मुख्य तौर पे खास देखा जाए तो पाटलिपुत्रा का वर्णन किया गया। यहाँ की सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा और यहाँ राजाओं का वर्णन इंडिका में किया गया है। तो ये मुख्य तौर पे देखा जाए तो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण था। यहाँ पे एक कड़ी और जुड़ती है कि यह हेलेना के साथ चंद्र मौर्य का विवाह होना अपने आप में एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह का मामला था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। यहाँ पे प्रभाव की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर के पराजय के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राज्य के कुछ भागों को चंद्र मौर्य को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। जैसे में हम बात करें काबुल, कांधार, मकरान या हेरात की बात करें, ये सारे शहर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्र मौर्य को दहेज के रूप में प्रदान किया। तो वहीं पे चंद्र मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया। और इन दोनों के बीच जो संधि स्थापित हुआ, जो एक लंबे समय तक भारत पर यूनानियों के आक्रमण से दूर तक मतलब कहीं भी नाता हमें देखने को नहीं मिलता। वैसे किस तरह का परिदृश्य हमारे सामने नज़र नहीं आता। तो हम यह कह सकते हैं कि यह सेल्यूकस निकेटर और चंद्र मौर्य के बीच जो संधि हुआ वह एक महत्वपूर्ण संधि थी, जो आने वाले इतिहास में कुछ अलग ही अपना रोल निभा रही थी। इस कड़ी के बाद हम आगे देखें तो भारत पे आक्रमण करने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका अरब का आता है। अरब की बात की जाए तो अरबों ने भारत पर अरब का आक्रमण हम इसकी चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पे यहाँ पे थोड़ी सी विवाद रह जाती है कि अरबों का भारत पर आक्रमण कब हुआ। मुख्य तौर पे देखा जाए तो अरब का भारत पर सफल आक्रमण की बात की जाए तो 712 ईस्वी था।
712 ईस्वी में अरब के द्वारा एक सफल आक्रमण किया गया, लेकिन इसके पहले भी कई एक बार वहाँ के खलीफाओं के द्वारा भारत पे आक्रमण होता रहा है। 711 ईस्वी में मुख्य तौर पे देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण आक्रमण भारत पे अरबों के द्वारा हुआ, लेकिन दोनों ही आक्रमण सक्सेस नहीं हो सके, सफल नहीं रहा। इसके बाद की हम बात करें तो अरब के द्वारा जो भेजा गया आक्रांता था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, जो एक 17 वर्ष का एक नवयुवक था। उसके अंदर जोश और जुनून पूरी तरह कूट कूट के भरा हुआ था। जीतने की अजब सी भूख थी उसके अंदर, अजब सा ललक था उसके अंदर। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले सिंध के कुछ भागों पे आक्रमण करता है, जहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर विजय प्राप्त किया। यदि हम देखें कि मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ उस समय सिंध का राजा कौन था, या यूँ कह सकते हैं कि अरबों का आक्रमण के समय भारत की ओर से लड़ने वाला शासक कौन था, तो हमें याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम का जंग सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन के साथ होता है। दाहिर सेन के साथ होता है। दाहिर सेन की यदि बात की जाए तो दाहिर सेन अब उस समय एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे हुए सितारे थे। इस आक्रमण के पीछे का कारण यह भी माना जाता है कि श्रीलंका के राजा के द्वारा अरब के खलीफा को कुछ उपहार भेजा जा रहा था। यह उपहार समुद्री मार्ग से जा रहे थे, जिसे सिंध के डाकू के द्वारा रास्ते में लूट लिया जाता है। यह घटना बड़ा तूल पकड़ती है और अरब के खलीफा और वहाँ के कमांडर अल हजाज के द्वारा सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन को यह आदेश दिया जाता है कि जो नुकसान हमें हुआ है उसकी मुआवजा आप भरोगे। राजा दाहिर सेन इस बात से एग्री नहीं होता है और उसने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। तब दाहिर सेन को यूँ कह सकते मज़ा चखाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत पे आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। बात की जाए तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। इन मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच जो जंग लड़ा गया उस जंग को ब्राह्मणवाद का युद्ध कहा जाता है। ब्राह्मणवाद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणवाद का युद्ध या इसे रावण का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में दाहिर सेन की पराजय हुई थी। दाहिर सेन इस युद्ध में बुरी तरह हार जाता है और इस युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगातार आगे की ओर बढ़ता है और उसी क्रम में वह वहाँ राजा दाहिर सेन के किले पे अधिकार करना चाहता है। लेकिन राजा दाहिर की दो पत्नियाँ थीं। एक पत्नी ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और उसके साथ विवाह कर लिया, जबकि दूसरे ने किले की रक्षा करते हुए मोहम्मद बिन कासिम के साथ जंग लड़ी। और जब उसे लगा कि हम शायद जंग नहीं जीत पाएंगे, उस स्थिति में रानी ने अपने सहेलियों के साथ जौहर प्रथा को अपनाते हुए अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन के किलों को पूरी तरह जीत लिया। उसने वहाँ से राजा दाहिर की दो बेटियों को भी अपने साथ वापस अरब ले जाता है। यहीं पे हम देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के साथ साथ मुख्य तौर पे देखा जाए तो मुल्तान वाले एरिया को भी जीतने का काम किया। वो अपने साथ राजा दाहिर सेन की दो बेटियों को ले जाता है और उसे खलीफा के हरम में प्रस्तुत करता है। वहाँ पे दोनों राजा दाहिर सेन की पुत्रियाँ खलीफा से झूठ बोलती है कि उसकी असमत तो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लूट ली गई है। इस बात से काफ़ी खफा होता है वहाँ का खलीफा
और उसने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सज़ा दी। जब मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सज़ा दी जाती है, उसके बाद उन लड़कियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में झूठ बोला। परिणामतः दोनों बेटियां, जो दाहिर सेन की बेटियां थी, दोनों को मौत की सज़ा दी जाती है। यहाँ पे सबसे मूल बात जो देखने को मिलता है, हमें यह मिलेगा कि यह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अरब पर आक्रमण हुआ था, यह मुख्य तौर पे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी हुआ था। ऐसा नहीं कि पहली बार इस अरब का हमारे देश में एंट्री हुआ था। इसके पहले से भी अरब के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे और संबंध काफ़ी मधुर थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। दाहिर सेन का मामला एक तत्कालीन मामला था, लेकिन इस्लाम को बढ़ाने के लिए या तो प्रेम या तो तलवार के बल पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, और उसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए अरबों का भारत की ओर आक्रमण हुआ। दूसरी बात हमने देखा है कि लूट एक महत्वपूर्ण मंसूबा था। भारत चूँकि उस समय भी सोने की चिड़िया कहलाती थी, परिणाम तो भारत को लूटना इनका मुख्य मंसूबा था। यदि इस पूरे हम आक्रमण के दरमियान हम सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करें तो यहाँ पे एक नई चीज़ हमें जानने को मिलेगा। प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया। तो दोस्तों याद रखने की ज़रूरत है, मोहम्मद बिन कासिम वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में जजिया कर लगाने का काम किया या जजिया कर को लागू किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, जजिया कर है क्या? जजिया कर आपको याद रखना है, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स था। मीन दिस इज़ अ रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो जजिया कर सबसे खास मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार भारत में लागू किया गया। इन सारी चीज़ों की व्याख्या कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, इनके उद्देश्य क्या रहे, उस समय की परिस्थितियाँ कैसे रही, इन सब की जानकारी हमें एक सोर्स जो साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, चाचनामा के अंतर्गत या चाचनामा के द्वारा हमें अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। चाचनामा एक फारसी ग्रंथ थी या फारसी रचना थी जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, और मुख्यतः देखा जाए तो चाच एक वंश का नाम था जिस वंश से बिलोंग करते था राजा दाहिर सेन। तो ये हमने देखा भारत पर अरबों का आक्रमण। इसके बाद हम बात करें तो भारत पे मुख्य आक्रमणों की हम सीरीज़ में अगला जो आक्रमण देखते हैं, जो सफल आक्रमण था मुख्य तौर पे विदेशियों का, उसमें सबसे खास हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश पे 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक लगातार महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। कुल देखा जाए तो यह आक्रमण 17 बार किया गया। गजनवी गजनी से संबंधित था, और गजनी अफ़गानिस्तान के बाउंड्री के बाद एशिया का एक हिस्सा आता था, जहाँ से गजनवी का संबंध था। गजनवी के बारे में 2-3 खास बातें में ध्यान रखने की ज़रूरत है। गजनवी एक आक्रांता था, एक विजेता था। उसके अंदर लूटने की, अपार संपत्ति को इकट्ठा करने की एक गजब सी भूख थी। मोहम्मद गजनवी को इस्लाम का सितारा कहा जाता है। उसके अंदर इस्लाम को बढ़ाने की बड़ा अजीब प्रेरणा थी, अलग किस्म का उसके अंदर एक एक्साइटमेंट था इस्लाम को लेकर। वह नफ़रत करता था हिंदू धर्म से। वह इस्लाम का सितारा कहा गया। उसे मूर्ति भंजक या बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। यदि हम महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी पहला तुर्की आक्रांता था। तुर्की आक्रांता
यह एक ऐसा क्रांता था जो अपनी ज़िंदगी में लगातार जंग जीतता रहा। इसने अपनी ज़िंदगी में लगभग हार का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। जो खास कर में ध्यान रखना है, एक जगह थी मुल्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अफ़गानिस्तान के बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई थी। किसी भी विदेशी आक्रांता को उत्तर पश्चिम से आने के क्रम में सबसे पहले मुल्तान से होकर गुजरना पड़ता था। तो सबसे पहले 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान को जीतने का काम किया। यदि हम इसके थोड़ा सा पीछे की स्टोरी को पढ़ें तो महमूद गजनवी का संबंध अल्पतगीन, जो एक सफल आक्रांता था, सफल शासक था, उसी से कहानी शुरू होती है। अल्पतगीन का बेटा सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था। यदि गजनवी की हम बात करें तो इसके लिए हमने टाइटल नेम क्या देखा, खासकर हमने देखा इसे कहा गया इस्लाम का सितारा, स्टार ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसे बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत शिकन या बुत किशन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब मूर्ति भंजक होता है। इसका उद्देश्य केवल और केवल भारत में लूटना और खासकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण रहा वो आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण था। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल को लूटना इतिहास की सबसे बड़ी घटना, जिसका अंजाम महमूद गजनवी के द्वारा दिया गया था। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि महमूद गजनवी ने इस लूट के समय या इस लूट के पहले भी कई एक जगहों को लूटा गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा महमूद गजनवी के द्वारा कत्लेआम किया गया। यह विश्वास करता था इस्लाम के नियम में, इस्लाम के कानून को मानता था। इसे काफिरों का वध करने वाला शब्द जैसा प्रयोग किया गया। इसने 17 साल के उम्र से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों जिसके द्वारा इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया गया, उसके निर्ममता और निर्दयता के साथ उसका हत्या किया गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे महमूद गजनवी के बारे में व्याख्या की जाती है कि उसका यह कदम बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। महमूद गजनवी की हम बात करें तो इसने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम, जिसे मूलराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इस जंग में पूरी तरह पराजित हो जाता है। और इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के क्रम में यहाँ के जो देवी देवता की मूर्तियाँ थी उसे उसने छोटे छोटे टुकड़ों में कर कसाईयों के बीच में बटखरे के लिए बांट दिया। साथ ही कुछ पत्थर के टुकड़ों को इसने गजनी की मस्जिदों के सीढ़ियों में चुनवा देने का काम किया। तो गजनवी की इन सारी एक्टिविटीज़, इसके सारे क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि वो इस्लाम का अंधभक्त था। वो इस्लाम के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। बात यदि की जाए महमूद गजनवी की तो यह मुख्य तौर पर यामिनी वंश से संबंधित था। यामिनी वंश बड़ा ही खास वर्ड है दोस्तों, यामिनी वंश से संबंधित था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की यदि बात की जाए तो हमें ध्यान रखना है कि यह सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि लिया। महमूद गजनवी के साथ देखा जाए तो मुख्य तौर पे कुछ विद्वानों के नाम भी जुड़ते हैं जो एग्ज़ाम्स के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन नामों में सबसे खास हमें देखने को मिलता है एक उत्बी, जो उसका दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध था। उत्बी ने किताब उल यामिनी की रचना की।
तो वहीं पे हम बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण जो विद्वान रहे उसका नाम था फिरदौसी, और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया। इसके बाद हमें एक और भी खास राइटर्स का नाम हमें देखने को मिलता है अल बरूनी। अल बरूनी अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। किताबुल हिंद की रचना की। हमें बस थोड़ा सा फ़र्क समझना है कि कुतुब ने किताब उल यामिनी की रचना की, जबकि अल बरून ने किताब उल हिंद की रचना की। और भारत में एक नया छाप यहाँ से छोड़ के जाते हैं। इसने महमूद गजनवी ने भारत के तमाम राजाओं के अंदर एक संदेश साफ दिया कि आप छोटे छोटे हो, टुकड़े में बटे हुए हो, तुम्हें जीतना बहुत ही आसान है। राजाओं की एक बहुत बड़ी कोशिश भी रही कि हम एकत्र होकर महमूद गजनवी का सामना करें, लेकिन शायद ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल था। वजह क्योंकि उस समय राजपूत राजाओं में दंभ भरा हुआ था। यदि विदेशी आक्रांताओं में भूख थी, उनमें जीतने की जुनून थी, तो भारतीय राजपूत राजाओं की हम बात करें, उनमें दंभ, गजब का दंभ था। उन्हें हर जंग खुद के बाहुबल के जीतने की क्षमता रखना, ऐसा उनका सोचना था। तो इन सब चीज़ों को हम देखें तो महमूद गजनवी ने भारत की पूरे राज्यों को झकझोरने का काम किया। एक भी राजा ऐसा नहीं सामने नजर आया जिसने महमूद गजनवी के साथ जमकर जंग किया हो या उसका करारा जवाब दिया हो। हाँ, एक ऐसे शासक का नाम हमें देखने को मिलता है महमूद गजनवी के साथ जिसने जंग लड़ा, वह था विद्याधर। विद्याधर सोलंकी वंश का शासक था, जो मुख्य तौर पे देखा जाए तो कालिंजर के आसपास के क्षेत्रों का राजा था। यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करने का काम किया और एक संगठन बनाकर महमूद गजनवी का सामना करने का निर्णय लिया। इसके बाद की हम बात करें तो महमूद गजनवी के बाद अगला जो आक्रांत हमारे देश पे आक्रमण करता है, उसमें नाम मोहम्मद गोरी का आता है। दोस्तों, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी भी एक तुर्क था। यह गोर प्रांत से आया था। यदि इसकी हम बात करें, इसका जो नाम था मुइजुद्दीन के नाम से भी फेमस था। मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, या सिहाबुद्दीन बिन शाम। मोहम्मद गोरी मुइजुद्दीन या सिहाबुद्दीन बिन शाम के नाम से जाना जाता है। अब हम यदि बात करें तो मोहम्मद बिन गोरी की यदि बात की जाए तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह अभी तक के सभी आक्रांताओं से अलग सोच का था। इसकी सोच भारत को लूटना नहीं था और ना ही इसका सोच भारत में इस्लाम धर्म को बढ़ाना था, बल्कि इसकी सोच केवल और केवल अपने साम्राज्य को स्थापित करना ही उद्देश्य था। और इसने साम्राज्यवादी भावना के साथ भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में आक्रमण किया। यदि हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो ध्यान रखने वाली बात आती है कि इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। यह जगह वही था जहाँ पे सबसे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, मुल्तान पे। मुल्तान पे आक्रमण के दौरान वहाँ पे हमें आनंदपाल जैसे शासकों का वो नाम देखने को मिलता है और वहाँ पे यह विजयी होता है। मोहम्मद गोरी ने दूसरा जो आक्रमण किया वह ख़ास तौर पे देखा जाए तो 1178 ईस्वी में किया। यह आक्रमण उसी जगह पे किया गया जहाँ पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा और उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय जो मुख्य तौर पे देखा जाए तो मूलराज द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध था।
भीम द्वितीय की मां का नाम नायका देवी था। इन लोगों ने मोहम्मद गोरी के साथ जमकर जंग लड़ा और इस जंग में मोहम्मद गोरी को पराजय झेलनी पड़ी। यह पहला ऐसा जंग था दोस्तों जहां पर मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोहम्मद गोरी का एक मंसूबा था कि भारत में रहकर अपने साम्राज्य को स्थापित करना था, यहाँ से वापस नहीं जाना था। इस वजह से इस पराजय के बाद भी मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस नहीं जाता और अपने आक्रमण को लगातार जारी रखता है। इसी कड़ी में हमें देखने को मिलेगा कि इसने महत्वपूर्ण आक्रमण के तौर पे हम देखें तो इसने महत्वपूर्ण लड़ाई तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी 1191 और पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 1192 में लड़ा। यह दोनों ही जंग मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर क्षत्रिय राजा था। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित करता है। मोहम्मद गोरी भाग जाता है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उसका पीछा नहीं किया जाता और पराजय होने के बाद भी उसे मौत के घाट नहीं उतारा जाता। जबकि जब पुनः चूँकि उसका मंसूबा था भारत में अपने आप को स्टैब्लिश करना, पुनः वह 1 साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान के सामने आएगा। हमें थोड़ी सी इस जंग के पहले के सीन को समझना होगा। जयचंद नाम का एक राजा था जो गढ़वाल वंश से संबंधित था। जयचंद गढ़वाल वंश से संबंधित था जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का राजा था, जबकि पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के अजमेर का शासक था। जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था। एक स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जयचंद की बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शादी की नीयत से अपहरण कर लिया जाता है। यह एक ऐसा मामला था जहां पे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक बहुत बड़ी खाई को जन्म देता है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन से बन जाते हैं और किसी भी परिस्थिति में जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ आने को तैयार नहीं होता। तराइन के प्रथम युद्ध की यदि हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने छोटे छोटे समस्त राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके मोहम्मद गोरी के साथ जंग लड़ने का काम किया। परिणामतः तराइन के प्रथम युद्ध में सफल होता है। द्वितीय युद्ध में कुछ राजपूत राजाओं का साथ जयचंद की वजह से नहीं मिल पाता। परिणामतः द्वितीय युद्ध में बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान जंग हार जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। कहीं न कहीं इस जंग में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का मुख्य कारण जयचंद की कुटिल नीति थी। जयचंद के द्वारा कुछ पृथ्वीराज चौहान की कमजोरियों को मोहम्मद गोरी को बताना था, जो एक महत्वपूर्ण कारण बना, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से इस जंग में पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है और अंततः उसे मार दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि और मित्र था जिसका नाम था चंद बरदाई एक राज्य कवि भी था जिसने एक पुस्तक लिखी थी खासकर पृथ्वीराज रासो, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान की बहुत सारी विशेषताओं या उसके राजनीतिक जीवन की बातों को वर्णित करने का काम किया था। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और पूरा का पूरा अजमेर का हिस्सा मोहम्मद गोरी के कब्जे में चला गया। इसके बाद पुनः मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला जाता है।
ठीक 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर से आता है 1194 ईस्वी में, और उसने अगला टारगेट जयचंद को बनाया और जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि आखिर जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद उस समय की जब वो पृथ्वीराज के साथ लड़ रहा था, तो फिर कौन सी स्थिति आ गई, कौन सा वह कारण रहा कि जिस वजह से मोहम्मद गौरी ने जयचंद पे आक्रमण किया। बात सिंपल सी है दोस्तों, मैंने अभी जस्ट कहा कि इन आक्रांताओं के अपने कुछ उद्देश्य रहे थे। जैसे मैंने सबसे पहले चर्चा किया ईरानी का आक्रमण, कोई ऐसा कोई मंसूबा नहीं था कि हमें यहाँ पर टिकना है। ईरानियों का बस एक ही उद्देश्य था, साम्राज्यवादी नीति थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना, और मुख्य वजह था लूट खसोट करना। यदि यूनान की बात भी करें तो सिकंदर का भी फंडा बस वही था, भारत को लूटना, क्योंकि भारत की संपदा के बारे में बड़ा विस्तृत तौर पे विवरण सुना था। उसके मन में इच्छा थी कि भारत को जीतना नहीं बल्कि भारत को लूटना है। उसी कड़ी में यदि हम जाके देखें तो अरबों के आक्रमण की बात करें तो हमने वहाँ भी देखा कि अरबों का एक ही मोटिव था, भारत से संपत्ति को लूटना। उनका मंसूबा ऐसा कतई नहीं था कि हम इंडिया में स्टे करेंगे, हम भारत में ही रहेंगे और यहाँ पे अपने शासन पत्ती को स्टेबल करने का हम काम करेंगे। बात यदि महमूद गजनवी की भी की जाए तो हमने अब तक देखा कि गजनवी भी एक लुटेरे की भांति एक समाजवादी सोच का व्यक्तित्व तो था, लेकिन साम्राज्य निर्माता के तौर पर अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश नहीं करना चाहता था। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि जितना ज़्यादा हो सके धन को लूटना। जो हमें देखने को मिलता है कि उसने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो उसने इतना सारा खजाना यहाँ से लूट के ले गया कि ले जाने के क्रम में वह सुरक्षित नहीं जा पाया, रास्ते में गिरते गए। और एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि मोहम्मद गजनवी को रास्ते में जाटों के द्वारा लूटा गया था, और इसी के वजह से 1025 के बाद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण हुआ वह जाटों के विरुद्ध हुआ, जो 1027 में हुआ। क्योंकि मोहम्मद गजनवी यह बताना चाहता था जाटों को कि लूट क्या होती है, क्योंकि उसे लूटा गया था जाटों के द्वारा। तो अभी तक जितने भी राजा हैं सबका बस एक ही मकसद था, लूटना और बस लूटना, या तो अपने धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम को बढ़ावा देना। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा राजा था, ऐसा शासक बना जिसका एक ही मोटिव था कि इंडिया में अपने साम्राज्य को स्थापित करना, उसको विस्तार करना, उसको विस्तृत रूप प्रदान करना। इसलिए वो कतई नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पे किसी दूसरे को खड़ा होने दूँ, टिकने दूँ, या उसके साथ हमारे संबंध कुछ अलग तरीके से हो। मोहम्मद गौरी किसी धर्म से प्रेरित नहीं था, उसने कभी भी ऐसा खास प्रयास नहीं किया कि इससे लगे कि उसने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। मोहम्मद गौरी ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों पे माँ लक्ष्मी की मूर्तियों का अंकन कराया था। तो अब तक हमने देखा कि पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि 516 ईस्वी ईरान के आक्रमण से लेकर तुर्कियों के आक्रमण तक की कहानी को हमने देखा, जहाँ पे एक नए युग की शुरुआत होती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होगा, जो मोहम्मद गौरी का दास होगा। इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन हम एक खास बातों पे यहाँ फिर से डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर क्यों हमारे भारतीय राजाओं का इन सभी जंग में पराजय हुआ। दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा कि हमारे भारतीय राजाओं की यदि हम बात करें तो हमारे भारतीय राजाओं में एक अजब सा अदम्य साहस था। अदम्य साहस तो था लेकिन दिशा सही नहीं थी। उनकी सोच तो थी लेकिन सोच एक प्लान के साथ नहीं था। वे बाहरी दुनिया से बहुत ही अनभिज्ञ थे। उनकी सोच थी कि हम जो सोचते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। उनकी सोच थी कि जो हमारे शस्त्र हैं वो पर्याप्त हैं। उनकी सोच थी कि हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर एक अजब सा अहंकार था, घमंड था। अपनों को अपनों से लड़ना उनकी खास आदत थी। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के क्षेत्र को अधिग्रहित करना, इन सब चीज़ों ने उन्हें आपस में इतना ज़्यादा अलग कर दिया कि वे किसी भी विषम परिस्थितियों में एक साथ हो पाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात कर दे कि हमारे भारतीय शासकों में खास गुण था युद्ध नीति का पालन करना, भागते हुए को छोड़ देना, निहत्थों पे वार नहीं करना,
या क्षमा मांगने पे दुश्मनों को माफ़ कर देना, ये सब कमज़ोर पहलू था हमारे भारतीय शासकों का। यदि ऐसा ना होता तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को क्षमा ना किया जाता, मोहम्मद गोरी को मार दिया गया होता तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और होती। शायद हमारे देश में दिल्ली सल्तनत जैसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, कोई ऐसा साम्राज्य देखने को नहीं मिलता, हमें गुलाम वंश देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमारे भारतीय शासकों की जो नीतियाँ रही वह युद्ध नीति को पूरी तरह एक पारदर्शिता देने का काम किया। और तो और यदि हम बात करें तो हमारे अपने लोगों ने हर विदेशियों का साथ दिया और प्रतिस्पर्धा के दौर में वे अपने पड़ोसी को अपने से नीचा दिखाने के लिए हमेशा दुश्मनों का मदद करते रहे, जो भारत की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बन के सामने आया। दैट्स ओके।